नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। पहले देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। जब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, संबंध होगा, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों के साथ कैसा संबंध होगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहेंगे। अगर एक लाइन में अगर कहना हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि all type of relationship between the two or more states, whether it is political, social, economical, etc., is known as international relations। और इस इंटरनेशनल रिलेशन जो वर्ड है, इसको फर्स्ट टाइम जो क्वाइन किए थे ये जर्मी बेंथम थे। कुछ हम टर्म देख लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी होता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करें, उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? तो नेशनल इंटरेस्ट भी दो प्रकार का होता है। एक फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट होता है और एक नॉन फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट होता है। फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट होता है कि वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। जैसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर भारत का अगर कोई भी फॉरेन पॉलिसी है या नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा जब बनाते वक्त, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर किसी दूसरे देश के साथ अगर संबंध में अगर कोई बातें हो रहा है किसी मुद्दे को लेकर, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये हो जाएगा फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट। और नॉन फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट होता है कि ये पैसेज ऑफ टाइम के अनुसार ये चेंज होता रहता है। जैसे कि कोल्ड वार पीरियड के टाइम देखा जाए तो भारत और यूएस के साथ जो संबंध था, वो आज के संदर्भ में देखा जाए तो पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। तो ये नॉन फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ मतलब समय के साथ चेंज होता रहता है। और एक टर्म है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी फॉरेन नेशनल फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने का एक टूल्स होता है, जो कि कोर वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी बिना कंप्रोमाइज किए हुए। कोर वैल्यू क्या होता है? कोर वैल्यू ये है भारत का कि पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, मतलब हमेशा शांति का बात करता है। नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे का मैटर में हस्तक्षेप नहीं करता है इंटरनल पॉलिटिक्स में। नॉन मिलिट्री सॉल्यूशन, नॉन मिलिट्री का बात करता है। भारत का यह कोर प्रिंसिपल है। और जो डिटर्मिनेंट्स है और एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो निर्धारित करता है भारत के फॉरेन पॉलिसी को, कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, इसमें देखा जाए तो हिस्टोरिकल एक फैक्टर बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी देश का आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक देश का दूसरा देश के साथ कैसा संबंध है ऐतिहासिक संदर्भ में। जैसे भारत बुद्ध का देश है, भारत अशोक का देश है, भारत गांधी का देश है। तो जैसे व्यक्ति होंगे वैसा आपका फॉरेन पॉलिसी बनेगा। जैसे बुद्ध भी शांति का प्रतीक है, अशोक भी शांति का प्रतीक है, गांधी भी शांति का प्रतीक है। अशोक का देखेंगे तो शुरुआती दौर में इनका मतलब एक तरह से एग्रेसिव पन था अंदर, लेकिन कलिंग वार के बाद इनको मतलब देखा जाए तो एक तरह से हृदय परिवर्तन हुआ, ये भी बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो जिस देश में जैसे व्यक्ति होंगे, इंडिविजुअल पर्सन होंगे, उस तरीका से उस देश का फॉरेन पॉलिसी होगा। तो भारत का हमेशा फॉरेन पॉलिसी देखते होंगे कि शांतिपूर्ण रहता है, हमेशा शांति का बात करता है। ऐसा नहीं है हमेशा शांति का, जरूरत पड़ने पर कठोर कदम भी उठाता है भारत। जैसे कि रसिया का देख लीजिए, तो रसिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं। जैसे कि वहाँ देख लेंगे पुतिन है, एग्रेसिव उनका हमेशा स्टैंड रहता है, जो भी फॉरेन पॉलिसी है। स्टालिन को देख लीजिए, लेनिन को देख लीजिए, सब सोवियत इरा के हैं। तो वहाँ के जैसे व्यक्ति हैं उस प्रकार का फॉरेन पॉलिसी भी वहाँ है। जैसे कि यूएसए का देख लीजिए, यूएसए में जिस प्रकार के अभी जो बाइडेन है, जो बाइडेन जिस प्रकार के हैं, उनका व्यक्तित्व में जो चीज है वही मतलब झलकता है कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में यूएसए का। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव देख लिया जाए
जियोग्राफिकल जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि फॉरेन पॉलिसी में मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करता है। जैसे कि देखेंगे कि भारत का एक रफ मैप बना लिया जाए तो ये भारत का जो मैप है, भारत का फॉरेन पॉलिसी एक तरह से अच्छा है और जियोग्राफिकल जिसका अच्छा रहता है वो बाद में जाकर सुपर पावर भी बन सकता है। तो भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से सुपर पावर के कंट्री के रूप में मतलब फ्यूचर में देखा जा सकता है, क्योंकि तीनों साइड से देखेंगे तो मतलब जल है। एक साइड से देखा जाए तो ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। तो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। जैसे जिस देश में मतलब व्यापार करने का समुद्री जल मार्ग जुड़ा हो उसके भूमि से, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाकर मतलब अपना एक सुपर पावर बनने का सपना देख सकता है। वैसे भारत प्रयास भी कर रहा है। जैसे कि अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका का एक साइड से पैसिफिक ओशन है तो दूसरे साइड से अटलांटिक ओशन है। उसका कोई डर नहीं है किससे लड़ाई होगा किससे नहीं होगा। ऊपर कनाडा के साथ उसका पीसफुल रिलेशन है, नीचे देखा जाए तो मेक्सिको के साथ उसका पीसफुल रिलेशन है। इसलिए अभी वो बहुत समय से सुपर पावर कंट्री के कैटेगरी में है। रसिया को भी देखा जाए तो मतलब उस समय जब कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो उस समय टू मेजर कंट्री थे जो कि सुपर पावर थे। एक यूएसएसआर था और एक यूएसए था। यूएसएसआर जो था ये कम्युनिज्म विचारधारा को प्रमोट करता था और यूएसए जो था ये कैपिटलिस्ट विचारधारा को प्रमोट करता था। तो ये कम्युनिज्म जो विचारधारा को प्रमोट करता था यूएसएसआर, ये अपना एक मतलब देशों का मतलब एक समूह बनाता था। सेकेंड वर्ल्ड, ये फर्स्ट वर्ल्ड जो इसके साथ यूएसए के साथ से जुड़ते थे। और कोल्ड वार का एक मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मतलब लड़ते थे, खुद डायरेक्ट युद्ध में ना आकर दूसरे देशों को एक प्रॉक्सी वार के रूप में यूज करते थे और लड़ाते थे। उस समय देखेंगे तो कोरियन पेनिसुला में भी वार हुआ था 1971 में। देखा जाए तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रीजन बता सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ था। और भी मेजर जो वार हुआ था गल्फ कंट्री में भी हुआ था कोल्ड वार एरा के समय। फिर उसके बाद 1991 में जो रस यूएसएसआर था उस समय सोवियत यूनियन, उसका विघटन हो गया और 15 राज्यों में वो बट गया। और अभी उसका जो मेन भूमि है बड़ा वाला तो वो रसिया है। तो देखा जाए तो जियोग्राफिकल एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि एक देश के साथ दूसरे देश का कैसा रिलेशन हो, जैसे कि व्यापार अच्छे तरीके से किया जा सके। जैसे कि इकोनॉमिकल फैक्टर देखा जाए तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है फॉरेन पॉलिसी में जो कि निर्धारित करता है। इकोनॉमिकल फैक्टर इस प्रकार से है जैसे कि एक देश का जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाकर क्या इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिकल रूप से मतलब एक तरह से दोनों का बीच में संबंध अच्छा होता रहता है। तो इसको इकोनॉमिकल फैक्टर एक होता है डिटर्मिनेंट, ये भी निर्धारित करता है फॉरेन पॉलिसी में। और एक है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर को देखेंगे कि जैसे कि इंडिया के लोग हैं, यहाँ जाकर अगर अमेरिका में रहते हैं या किसी अन्य देशों में रहते हैं तो वहाँ देखेंगे तो पीपुल टू पीपुल कनेक्ट लोगों के बीच में बनता है। जब पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बनेगा लोगों में तो आप भारत का दृष्टिकोण जो है दूसरे देश के प्रति अच्छा होगा। और जिस देश में भारतीय लोग गए हैं तो वो भी वहाँ अच्छा कार्य करेंगे तो वहाँ के भी लोग भारत को मतलब एक अच्छे दृष्टिकोण से देखें, एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल फैक्टर, जो कि फॉरेन पॉलिसी को डिटर्मिनेंट के रूप में कार्य करता है। आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी के रूप में देखेंगे तो भारत में गांधीज्म, अम्बेडकरवाद जैसे अलग अलग मतलब आइडियोलॉजी है। उससे कहीं ना कहीं मतलब पूरा देश या पूरा वर्ल्ड को भी देखेंगे कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है। गांधीज्म थ्योरी आज भी पूरा वर्ल्ड की दुनिया में पढ़ाया जाता है। इनसे बहुत लोग प्रभावित थे गांधीज्म से, जैसे कि नेल्सन मंडेला का भी नाम ले सकते हैं जो कि साउथ अफ्रीका के थे। तो वो भी कहीं ना कहीं भारत के फॉरेन पॉलिसी से बहुत ही प्रभावित थे। और भी अन्य देश भी मतलब फॉरेन पॉलिसी से भारत का प्रभावित रहता है। और भारत में जो लोग हैं विचार जो है इन लोगों का उससे प्रभावित रहते हैं। पहले ही हम कहे थे जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर पर ही निर्भर करता है मैक्सिमम, कैसा यहाँ व्यक्ति है उसी प्रकार से उस देश का फॉरेन पॉलिसी होगा। तो जैसे कि यहाँ गांधी का बात किए तो गांधी कहीं ना कहीं इनका गांधीज्म जो आइडियोलॉजी है तो कहीं ना कहीं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है।
इससे वर्ल्ड ऑर्डर जो है मतलब हमेशा मतलब शांति का बात किया जाता है। कल्चरल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कल्चरल में देखा जाएगा कि मतलब भारत के जो जैसे कि कल्चर में बौद्ध धर्म को भी मतलब एक कल्चर एक विस्तृत डिफिनीशन होता है। जैसे कि आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे आपका रहन सहन है, क्या वेशभूषा है, किस धर्म को मानते हैं, कैसे मतलब आप मानते हैं। तो मतलब ये एक तरह से ये कल्चर हो गया। और कल्चर में जैसे कि भारत बुद्धिज्म को प्रमोट करता है, तो साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तो बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार होता है। और बहुत लोग मतलब बौद्ध धर्म के नाम पर भारत से कहीं ना कहीं मॉरली रूप से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही अमेरिका में देखा जाए तो लोग वहाँ भी मतलब भारत से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं। और जब रसिया का रिलेशन का बात आता है तो रसिया देखा जाए तो एक तरह से हमारा मतलब हम लोग कभी मतलब एलाई नहीं वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक मतलब पार्टनरशिप वर्ड यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो फ्रेंड के रूप में माना जा सकता है, लेकिन भारत जो सरकार अभी मतलब एलआई के रूप में नहीं मानती है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ही रूप में मानती है रसिया को। और चाणक्य का जो है मतलब मंडल थ्योरी, उसमें कहा गया है कि आपका मतलब शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे मतलब बॉर्डर पे चाइना लगा हुआ है और चाइना के बाद रसिया है। तो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से नेचुरल मतलब एलाई माना जा सकता है। ये आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एलिमेंट तक देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर और स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखेंगे या इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।